जरा सोचिए कि हमारे साथ काम करने वाला कोई इंसान न हो, बल्कि एक मशीन हो। सुनने में साइंस फिक्शन जैसा लगता है ना, पर अब यह हकीकत बन चुका है। ह्यूमनॉइड रोबोट्स आ चुके हैं और ये हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाले हैं। और ये सिर्फ कोई कल्पना नहीं है, ये आज की हकीकत है। उन फैक्ट्रियों की जहां ये मशीनें सच में काम कर रही हैं, बिना रुके, बिना थके, चौबीसों घंटे। ये एक ऐसी क्रांति है जो आप कह सकते हैं चुपचाप हमारी आंखों के सामने हो रही है। बिल्कुल, ये सब अभी हो रहा है। साल 2024 और 2025 ये वो साल हैं जब ह्यूमनॉइड रोबोट्स अपनी लैब से निकलकर सीधे फैक्ट्री फ्लोर पर कदम रख रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा मोड़ है। तो सवाल ये है कि हम यहां तक पहुंचे कैसे? देखिए, ये सफर शुरू हुआ था 70 के दशक में वोबॉट 1 के साथ, जो बहुत धीरे धीरे चलता था। फिर साल 2000 में आया होंडा का एसिमो, याद है? वो दौड़कर सबका दिल जीत लेता था। फिर 2013 में बॉस्टन डायनामिक्स ने एटलस बनाया, जो आपदा में मदद के लिए था। लेकिन 2022 के बाद एआई के आने से पूरा का पूरा खेल ही पलट गया। सही मायनों में ये वो पल था जब इन रोबोट्स ने असल में सोचना और सीखना शुरू कर दिया। तो चलिए, सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। आखिर इंसानी आकार ही क्यों? जिसे हम एम्बॉडीड एआई का फायदा कहते हैं, वो है क्या? मतलब इन रोबोट्स को हमारी तरह बनाने की जरूरत ही क्या है? मेरा मतलब है, पहियों वाले रोबोट्स क्यों नहीं बना लेते? वो तो आसान होते हैं। या फिर आप सोचिए, सिर्फ एक रोबोट, एक हाथ, 2 पैरों पर चलने वाला इतना मुश्किल, इतना कॉम्प्लेक्स रोबोट बनाने की ये जिद क्यों है? इसका जवाब असल में बहुत सीधा सा है। एक ह्यूमनॉइड रोबोट वो सीढ़ियां चढ़ सकता है, वो उन औजारों का इस्तेमाल कर सकता है जो हमारे लिए बने हैं, दरवाजे खोल सकता है। अब सोचिए, क्या पहियों वाला रोबोट ये सब कर सकता है? नहीं, उसे अपने काम के लिए एक बिल्कुल अलग मॉडिफाइड दुनिया चाहिए होगी। और यहीं पर सबसे जरूरी बात छिपी है। ये दुनिया, ये हमारे आसपास का माहौल, ये इंसानों के लिए बना है। हमारे घर, हमारे ऑफिस, हमारे औजार, सब कुछ। एक ह्यूमनॉइड रोबोट को इस दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, वो बस इसमें ढल जाता है। ठीक है, तो अब जरा इसके तकनीकी पहलू को समझते हैं। शरीर, इंद्रियां और दिमाग, आखिर ये सोचते कैसे हैं, चलते कैसे हैं, ये मशीनें काम कैसे करती हैं? चलिए देखते हैं। इसे समझने के लिए हम इसे 3 हिस्सों में तोड़ सकते हैं। पहला है शरीर, यानी उसका पूरा ढांचा, उसका स्केलेटन। दूसरा है इंद्रियां, यानी उसके सारे सेंसर्स। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, वो है दिमाग, यानी उसका एआई सॉफ्टवेयर। अब ये जो नंबर है 30 से 60, ये है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। इसका सीधा सा मतलब है कि एक रोबोट अपने जोड़ों को कितने अलग अलग तरीकों से घुमा सकता है। आज के ह्यूमनॉइड्स में ये करीब 30 से 60 होता है। अब जरा इसे इंसानों से कंपेयर कीजिए। हमारे शरीर में लगभग 230 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। यही वो फर्क है जो हमारी हरकतों को इतना स्मूथ और नेचुरल बनाता है, और यही रोबोटिक्स के लिए आज भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो ये अपने आसपास की दुनिया को समझते कैसे हैं? इसके लिए ये एक कमाल की तकनीक इस्तेमाल करते हैं, जिसे कहते हैं सेंसर फ्यूजन। सोचिए, ये अपनी आंखों यानी कैमरास, डेप्थ सेंसर्स और कानों यानी माइक्रोफोन, इन सब से मिली अधूरी अधूरी जानकारी को एक साथ जोड़ते हैं और फिर हकीकत की एक पूरी सटीक तस्वीर बनाते हैं। और असली क्रांति यहीं पर हुई है। देखिए, पुराने रोबोट्स को हर एक छोटी बड़ी हरकत के लिए प्रोग्राम करना पड़ता था, एक एक लाइन का कोड। लेकिन एआई की वजह से अब के रोबोट डेटा और उदाहरणों से खुद सीखते हैं, और यही चीज उन्हें पुराने रोबोट से कहीं ज्यादा लचीला और समझदार बनाती है। सीखने का एक तरीका है इमिटेशन लर्निंग। इसमें रोबोट बस किसी इंसान को कोई काम करते हुए देखता है और उसकी नकल करके सीख जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक छोटा बच्चा अपने बड़ों को देखकर चीजें सीखता है। और फिर आता है दूसरा और भी दिलचस्प तरीका, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। इसे ऐसे समझिए, एक रोबोट एक कंप्यूटर सिमुलेशन के अंदर है और वो चलना सीख रहा है। लाखों बार गिरता है, उठता है। हर बार जब वो एक सही कदम लेता है तो उसे एक पॉइंट मिलता है, एक इनाम। और इसी सही गलत की प्रक्रिया से वो धीरे धीरे लाखों कोशिशों के बाद परफेक्ट हो जाता है। तो ठीक है, ये टेक्नोलॉजी तो जबरदस्त है, पर इस दौड़ में आगे कौन है? कौन बना रहा है भविष्य? चलिए एक नजर डालते हैं इस रेस के कुछ सबसे बड़े खिलाड़ियों पर। इस रेस में कई बड़े नाम शामिल हैं। सबसे पहले टेस्ला का ऑप्टिमस, जो खास तौर पर टेस्ला की अपनी फैक्ट्रियों के लिए बन रहा है।
फिर है फिगर एआई, जिसने ओपन एआई के साथ पार्टनरशिप की है ताकि उनका रोबोट भाषा को समझ सके। और बॉस्टन डायनामिक्स का एटलस तो है ही, अपनी बेजोड़ फुर्ती और कलाबाजियों के लिए मशहूर। और हाँ, एजिलिटी रोबोटिक्स का डिजिट, ये तो अमेज़न के गोदामों में काम पर लग भी चुका है। ठीक है, टेक्नोलॉजी की बात हो गई, पर अब आते हैं उन बड़े सवालों पर जो इस टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं। आखिर इसका इस्तेमाल कहाँ होगा और हम सब पर, हमारी जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ेगा? अगर इस्तेमाल की बात करें तो संभावनाएं तो बहुत ज़्यादा हैं। आप फैक्ट्रियों की बात कर लीजिए, जहां BMW और मर्सिडीज जैसी कंपनियां इन्हें इस्तेमाल कर रही हैं, या फिर अमेज़न के विशाल वेयरहाउस, स्वास्थ्य सेवा में नर्सों की मदद करने से लेकर खतरनाक कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम करने तक। और कौन जाने, शायद एक दिन ये हमारे घरों में भी हमारी मदद कर रहे हों। लेकिन हमें यह भी मानना होगा कि चुनौतियां अभी भी बहुत बड़ी हैं। इन रोबोट्स की बैटरी लाइफ, देखिए, वो बहुत कम है, सिर्फ 1-2 घंटे। ये बहुत महंगे हैं और जो नाजुक काम होते हैं उनमें अभी भी ये उतने अच्छे नहीं हैं। और शायद सबसे बड़ी बात, सुरक्षा। सोचिए, एक 70 किलो की मशीन जब तेज रफ्तार से चलती है तो इंसानों के आसपास उसकी सेफ्टी एक बहुत बड़ा सवाल बन जाती है। और यहीं से हम सबसे बड़े सामाजिक सवाल पर पहुंचते हैं। अगर एक रोबोट बिना थके, बिना रुके 24 घंटे काम कर सकता है, तो फिर वो काम करने वाले इंसानों का क्या होगा? बहस इसी बात पर है, क्या इससे नई तरह की नौकरियां पैदा होंगी, या फिर हम बड़े पैमाने पर बेरोजगारी की एक बहुत बड़ी लहर देखने वाले हैं? और सवाल यहीं पर खत्म नहीं होते। एक सवाल यह भी है कि क्या इससे अमीर और गरीब के बीच की खाई और ज्यादा बढ़ जाएगी? जिसके पास रोबोट होंगे, सारा उत्पादन उसी का होगा, और इनका सैन्य इस्तेमाल, ये भी एक असली चिंता है। हालांकि इसका एक बहुत सकारात्मक पहलू भी है। जापान और जर्मनी जैसे देशों को देखिए, जहां काम करने वालों की संख्या घट रही है। वहां ये रोबोट एक बहुत बड़ी जरूरत को पूरा कर सकते हैं। तो देखिए, हम सब ह्यूमनॉइड रोबोट के एक नए युग की दहलीज पर खड़े हैं। आने वाले बस 5 साल यही तय करेंगे कि ये मशीनें हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बनती हैं या सिर्फ फैक्ट्रियों तक ही सिमट कर रह जाती हैं। लेकिन एक बात तो साफ है, एआई और रोबोटिक्स ने एक सीमा लांघ दी है। तो अब आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस नए भविष्य को आकार कौन देगा और इसका मालिक कौन होगा?